नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक तरफ जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, बिहार के किस जिले में मौसम का हाल कैसा होगा इस पर बात करेंगे। साथ ही शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में हर दिन किसी न किसी जिले में भारी बारिश हो रही है और आज भी मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के आज भी कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही पटना में भी बारिश की बात कही गई। मौसम विभाग ने आज बिहार के 28 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बिहार वालों को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर सावधान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और अगले 4 दिनों तक बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है उनमें से है मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, दरभंगा और खगड़िया। और बिहार में हर दिन वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। तो वज्रपात को लेकर भी लोगों को चेतावनी दी गई है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें और किसान यदि खेतों में हैं तो पक्के मकान की शरण में आ जाएं। बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब से जुड़े काम करना गैर कानूनी है। फिर भी बिहार के कई ऐसे गरीब हैं, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो शराब से जुड़े मामले में शामिल रहते हैं। पुलिस वाले जब ऐसे लोगों को पकड़ते हैं ना तो कम नहीं पीटते हैं, थाने में ले जाकर उल्टा कर पीटा जाता है। फिर भी लोग ये काम करते हैं। क्यों आखिर करते हैं? क्योंकि उनके सामने मजबूरी होती है। कोई शौक नहीं होता है साहब, ना ही उनके पास रोजगार है, ना ही जगह जमीन है, कुछ है ही नहीं, तो मजबूरी में शराब से जुड़े काम करता है। और सरकार को अब ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ शराबबंदी लागू कर देने से बिहार के लोग नहीं बच पाएंगे शराब से जुड़े मामलों से। इसलिए जो भी बिहार के लोग शराब से जुड़े धंधे को छोड़ेगा, चाहे शराब बनाने का धंधा हो, शराब सप्लाई करने का धंधा हो, शराब की होम डिलीवरी करने का धंधा हो या कोई भी काम हो, यदि शराब से जुड़े या आप व्यवसाय छोड़ोगे तो सरकार आपको काम देगी, सरकार आपको रोजगार देगी ताकि दोबारा शराब के धंधे में ना जाना पड़े। देखिए, बड़ी खबर है। अवैध या चुलाई की शराब के निर्माण से जुड़े जिन स्थलों पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करेगी, उन स्थलों का समुचित जायजा भी लेगी। खासकर सुदूर ग्रामीण टोलों या दियारा के इलाकों में विभाग की पैनी नजर होगी। जांच टीम यहां रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन करके इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी ताकि इन लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जा सके। आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है जिसके कारण ये लोग शराब बनाते हैं या शराब से जुड़े मामलों में ये लोग सम्मिलित हैं, उन सभी कारणों का पता लगाया जाएगा और इससे अवैध तरीके से शराब बनाने या बेचने के धंधे से अस्थायी रूप से इन्हें छुटकारा दिलाने में मदद मिल सकेगी। बिहार में नदियां इस साल भारी तबाही मचाने वाली है। बिहार के सभी प्रमुख नदियों में पिछले साल से ज्यादा पानी आ गया है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि जुलाई के पहले सप्ताह में गंडक, कमला, पुनपुन, अधवारा व घाघरा नदी में आया है पिछले कई सालों से भी ज्यादा पानी। बिहार के कई जिलों में अभी से ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाके अभी से ही डूबने लगे हैं। कोसी व गंडक बराज पर पिछले साल से भी अधिक पानी मौजूद है। उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तटबंधों पर दबाव से नए इलाकों में पानी फैलने का खतरा मंडराने लगा है और नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा कहा गया कि यदि नेपाल में ऐसे ही अगले 24 घंटों तक बारिश होती रहेगी तो बिहार वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है।
बिहार की कई बड़ी नदियों में अचानक से बाढ़ उत्पन्न हो सकता है। नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा जाता है उससे बिहार की स्थिति अचानक से बिगड़ जाती है, क्योंकि नेपाल के जो भूभाग है वहां पेड़ काफी कम है। आलम यह है कि इस साल प्रमुख नदियों में पिछले साल की तुलना में 2-2 मीटर तक अधिक पानी है और इससे तटबंधों पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अभी से ही पलायन करने लगे हैं। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नदियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ये नदियां हैं गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, भूतही बलान, अधवारा, घाघरा, पुनपुन आदि नदियों में बीते साल से अधिक पानी है और ये नदियां कभी भी तबाही मचा सकती है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि नेपाल द्वारा जो बिहार में पानी आ रही है उसे रोकने के लिए 295 एंटी एरोजन का काम किया गया है, जिस पर 700 करोड़ की राशि खर्च की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि नेपाल में जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति किसी भी हालात में नहीं मिलने वाली है। थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। बिहार में बाढ़ के दिन आ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कई लोग अभी से ही पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और बाढ़ के दिनों में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि प्रखंडों तक होगा दवाओं का भंडारण। देखिए, राज्य में संभावित बाढ़ और सुखाड़ के समय इलाज के लिए दवाओं की कमी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मानक तय कर दिए हैं। जिला से लेकर प्रखंड तक के अस्पतालों में दवा भंडारण की मात्रा तय कर दी गई है और साथ ही बाढ़ क्षेत्र में कार्यरत सभी डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि बाढ़ के कारण जल जनित बीमारियों में दस्त या अतिसार के मामले बढ़ जाते हैं, महामारी की आशंका उत्पन्न हो जाती है, सूखे से भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, विशेष तौर पर श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन और खनिज की कमी के कारण पोषण संबंधित विकार, त्वचा रोग की संभावना भी बनी रहती है। तीव्र दस्त, आंत्र ज्वर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सांप व कुत्ता काटने की घटनाएं भी बढ़ जाती है और इस तरह बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही परिस्थितियों में दवाओं का भंडारण जरूरी है। बाढ़ के दौरान दिए जाने वाले फूड पैकेट के साथ औषधि किट भी इस बार दिए जाएंगे और इसमें ORS के 5 पैकेट, हेलोजन के 30 टेबलेट, डोमपेरिडोन टेबलेट 10 mg का एक पत्ता, मिकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम का एक ट्यूब और पैरासीटामोल 500 mg का पत्ता मौजूद रहेगा। सांप काटने की भी दवा हर एक प्रखंड में उपलब्ध रहेगी। दवाओं की कोई भी कमी नहीं हो, इसके लिए अभी से ही भंडारण किया जा रहा है। बिहार के नियोजित शिक्षक जो कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि हमें समान काम समान वेतन दे दो, हमारी नौकरी को अस्थायी कर दो, और आज बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन शुरू किया है। सबसे बड़ी बहाली बिहार में हो रही है, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने ठान लिया है कि हम आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की इस बार मंशा गलत है। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट बहाली होनी चाहिए और हम अभी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हमारी हर तरह से परीक्षा हो गई है, तब ना बच्चों को हमें पढ़ाने के लिए दिया गया है। और बीच में सरकार कह रही है कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो रहे हो, चाहे आपके रिटायरमेंट में 1-2 साल ही क्यों ना बचे हो, आपको फिर से परीक्षा देनी होगी, नौजवानों के साथ परीक्षा देनी होगी, फिर से आपको जवानी के दिन याद करने होंगे और उसी तरह से फिर से पढ़ाई करके परीक्षा देनी होगी, तब जाकर हम आपको शिक्षक बनाएंगे, सरकारी शिक्षक बनाएंगे। और इसलिए देखिए, इतनी बड़ी बहाली हो रही है और अब तक मात्र 5000 ही नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है और बिहार की जनता ने भी इस बहाली का विरोध किया था। इसलिए सरकार ने काम किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना चलो दूसरे लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को हम यहाँ आमंत्रित कर दें, क्योंकि बिहार वाले नहीं इस बहाली में फॉर्म भरेंगे और अंत में हमें डायरेक्ट बहाली करनी होगी। इसलिए सरकार, ये अड़ियल सरकार है, ये अपने ईगो पर आ गई है। इसलिए बिहार वालों की चिंता ना करते हुए आज डोमिसाइल पॉलिसी को हटाकर दूसरे राज्य वालों को मौका दे दिया गया है और अब इतनी ज्यादा इसमें आ रही है आवेदन कि सर्वर भी डाउन हो गया।
अब तक 2.5 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है। 3 दिन पहले संख्या 1,32,000 थी और अचानक से 3 दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। 12 जुलाई को आवेदन की अंतिम तिथि है, लेकिन सरकार बचने वाली नहीं है। पप्पू यादव 9 और 16 जुलाई को चक्का जाम कर रहे हैं। 9 जुलाई को सड़कों पर वाहन को रोका जाएगा, सड़कों पर चक्का जाम होगा और 16 जुलाई को रेल का चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही अब तक बिहार में जितने भी शिक्षक संघ हैं सभी एक साथ मिलकर एक ही बैनर तले 11 जुलाई को महाप्रदर्शन करेंगे और साथ ही 13 जुलाई को बीजेपी वाले विधानसभा मार्च निकालेंगे। सभी की यही मांग है कि शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल पॉलिसी फिर से लागू करो और दूसरे राज्य वालों को बाहर करो। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार में शराब माफिया धड़ल्ले से शराब ला रहे हैं और बेच रहे हैं। और देखिए, वैसा भी नहीं है कि बिहार में जितने भी शराब आता है वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं। यदि ऐसा होता तो बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं होती। बिहार में आए दिन जहां तहां छापा पड़ता है और वहां शराब, नकली शराब के साथ विदेशी शराब पाए जाते हैं। यानी जो शराब दूसरे राज्यों से या दूसरे जगहों से आता है वो सारे के सारे नहीं पकड़े जाते हैं। अब इसे आप बिहार सरकार की नाकामी कहोगे या पुलिस की इसमें वाहवाही करोगे। देखिए, पुलिस ने इस साल 5 लाख लीटर से भी अधिक शराब पकड़ी है और ये हर साल की तुलना में सबसे ज्यादा है। मतलब बिहार में जितने दिन भी शराबबंदी के होते जा रहे हैं, शराब में लगता है छूट मिलता जा रहा है, इसलिए आए दिन बिहार में ज्यादा से ज्यादा शराब पकड़े जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है और इतने साल बीत जाने के बाद बिहार में 1 लीटर भी आज शराब लाने से पहले शराब माफिया थर थर कांपते। लेकिन यहाँ तो बराबर रिपोर्ट में कहा जाता है, खुलासे होते हैं, कई बार पुलिस वाले ही पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले ही घूस लेकर कहो या फिर शराब माफियाओं से चंदा लेकर कहो, पुलिस वाले ही बिहार में शराब माफियाओं को संरक्षण दिए हुए हैं। बीजेपी वाले कई बार आरोप लगाते हैं कि खुद सरकार के लोग शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और ये लोग संरक्षण दिए हुए हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार में आए दिन ज्यादा से ज्यादा शराब लाने की हिम्मत नहीं होती इन शराब माफियाओं की। देखिए, अब चुनाव का समय आ रहा है। ये सरकारें जानती है कि जिस तरह से हम लोग महंगाई देश में बढ़ा कर रखे हैं, यदि ऐसा ही हाल रहा तो एक भी जनता ना ही हमें वोट देगी, विपक्ष वाले सोच रहे हैं, और ना ही हमें वोट दिया जाएगा। इसलिए सभी लगे हुए हैं अपने स्तर पर काम करने के लिए। और अब देखिए, बड़ा फैसला किया गया कि खुले बाजार में अब गेहूं और चावल बेचेगा FCI। यही तो इन लोगों की खराब राजनीति है जिसमें जनता मारी जा रही है। देखिए, 4.5 साल तक ये लोग महंगाई बढ़ा कर रखेंगे और अंतिम के 6 महीने महंगाई कम करके कहेंगे कि देखो हमने महंगाई कम कर दी। देखिए, बड़ी खबर है कि गेहूं और चावलों की कीमत पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में ई नीलामी के माध्यम से दोनों खाद्यान्नों की बिक्री का निर्णय लिया है। FCI बिहार में 38,500 मैट्रिक टन गेहूं और 35,000 मैट्रिक टन चावल बेचेगा। और ऐसा गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए किया जा रहा है। इसमें आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक एवं खुदरा खरीदार भी शामिल हो सकते हैं। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुधवार तक निविदा डाल सकते हैं। साथ ही बता दें कि URS गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल और FAQ गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। साथ ही बता दें कि URS गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल और FAQ गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो वहीं FRK चावल की न्यूनतम दर 2137 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि लोगों को 5 पौधा निःशुल्क देगा वन विभाग। देखिए, राज्य भर में पौधारोपण का महाअभियान की शुरुआत 10 जुलाई से हो रही है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में पौधा लगाकर करेंगे। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया है कि लोगों को 5-5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क
शुल्क दिया जाएगा। वही वन क्षेत्र के आसपास पौधारोपण के लिए 10 पौधा फ्री में दिया जाएगा। पहले 10 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष बिहार सरकार का 4 करोड़ 34 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। पटना में वाहन मालिक जो अपना बस चला रहे हैं वे लोग जरा ध्यान दें। पटना में 30 सितंबर के बाद एक भी डीजल बसों का परिचालन नहीं होगा। देखिए, पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगोल व फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल से चलने वाली बसों का परिचालन 30 सितंबर की रात से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर डीजल बसें यहां चलती है तो वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बिहार सरकार की तरफ से नई बस, सीएनजी बस या अन्य बस खरीदने के लिए 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है।